शिल्पा अपनी सास उर्मिला और पति सुमित के साथ रहती है। उसका एक पेट डॉग भी होता है जिसका नाम टॉफी होता है। एक रोज, माँ जी, मेरा तो दिमाग हैंग हो रहा है। पता नहीं ये रानी कहाँ चली गई है। कल भी काम पर नहीं आई थी और आज भी उसने छुट्टी ले ली है, जिसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन बहू, तूने उसे कॉल नहीं किया क्या? किया ना माँ जी, कल से लेकर आज तक 50 बार कॉल कर चुकी हूँ मैं उसे। लेकिन मजाल है कि वो मेरा कॉल उठाए। मेरे पास तो उसकी माँ का भी नंबर है, लेकिन अब उसकी माँ भी मेरे कॉल नहीं उठा रही। भगवान करे सब कुछ ठीक हो उसके साथ, वरना तो वो ऐसे बिना बताए छुट्टी पर कभी नहीं जाती। लेकिन परसों तेरे और उसके बीच में अनबन चल रही थी, देखा था मैंने तुम्हें। आखिर क्या बात थी? इसी बात पर माँ जी, कि उसे छुट्टी चाहिए थी 3 दिनों की, ताकि वो अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा घूम फिर आए और उसे एक ब्रेक मिले। पर मैंने छुट्टी देने के लिए मना कर दिया। हे भगवान, जाने दे, तू जाकर खाना बना दे। कल तो मैंने बाहर का खाना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज मुझे घर का ही खाना चाहिए। और ये बात मैं तुझे अभी बता दे रही हूँ, ताकि बाद में मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, बना दूंगी मैं। पता नहीं इस रानी के कारण मुझे किन किन हालातों से गुजरना पड़ रहा है। रानी के छुट्टी के कारण सारा काम शिल्पा को ही करना पड़ता है, जिस कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर एक दिन वो हड़बड़ी में इस्त्री करते करते सुमित का शर्ट पीछे से वो जला देती है और सुमित भी जल्दबाजी में वही जला हुआ शर्ट ऑफिस पहन कर जाता है। अरे यार सुमित, नशा वशा करके आया है क्या तू, जो तुझे अपना जला हुआ शर्ट भी नहीं दिखा? क्या आकाश तू भी! अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? अरे ये तो सुमित का स्टाइल है, शर्ट के पीछे होल करके आना। क्या कहा? मेरे शर्ट के पीछे होल है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हे भगवान! सभी सुमित पर खूब हंसते हैं और वो फौरन अपने कैबिन में चला जाता है और सबसे पहले शिल्पा को कॉल करके वो उसे खूब सुनाने लगता है। सीरियसली शिल्पा, अरे ऐसे कौन से काम में मगन थी तुम, जो तुम्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं हुआ कि तुमने मेरी शर्ट को प्रेस करते हुए जला दिया है? ज्यादा चिल्लाओ मत सुमित, इधर वो रानी 2 दिनों से नहीं आई है और उसके कारण मुझे कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अरे तुम्हें क्या होता है, बस ऑफिस जाना है और उसके बाद वापस घर लौट कर आना है, खाना पीना करना है और टांग ऊपर करके सो जाना है। और अगर इतना ही था तो खुद ही ठीक से चेक करके पहन लेते ना। बड़े आए मुझ पर चिल्लाने वाले। अरे चुप बेटो, वो रानी अगर छुट्टी पर गई भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हरकतों के कारण ही गई है। क्या? हाँ। अरे क्या बिगड़ जाता तुम्हारा अगर तुम उस बेचारी को छुट्टी दे देती तो? वो तो कह भी रही थी कि छुट्टी के दिन वो उसकी जगह पर उसकी सहेली को भेज देगी काम करने के लिए। अरे हम लोग भी तो ऑफिस में छुट्टियां लेते ही है ना, तो नौकरानी छुट्टी क्यों नहीं ले सकती? ज्यादा ज्ञान की मोती मत बटोरो। वो एक नंबर के चालाक लोमड़ी है और मुझे उसके अलावा और किसी भी नौकरानी का काम पसंद ही नहीं आता। अरे वो कम पैसे में अच्छा काम करके देती है। और रही बात छुट्टी की, तो अगर मैं छुट्टियां इतनी आसानी से देने लगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम करोगे क्या, या फिर तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी नीचे आकर करेंगे? अरे चुप करो यार, मेरे स्वर्गवासी पिताजी को इन सब में तुम क्यों घुसेड़ रही हो? अरे तुम चुप रहो, यहाँ मेरी मच्छी फ्राई भी नहीं हो रही और तुम हो कि फोन पर मेरा भेजा फ्राई कर रहे हो। फोन रोको पहले। अब तुम दिन भर बिना शर्ट के काम करो या फिर कोई नया शर्ट खरीद लो। मेरे पास यहाँ पर और भी कई सारे काम हैं, तो मुझे पहले उन्हें संभालने दो और खुद का ख्याल खुद रखना सीखो। लेकिन शिल्पा, मेरी बात तो सुनो। कमाल है, पहले सारा रायता खुद ही फैलाया और समेटने के टाइम पर चिड़चिड़ कर रही है, और अब तो मुझे नया शर्ट मंगवाना ही होगा।
और उसके बाद ही मैं अपने केबिन से बाहर निकल पाऊंगा। हे भगवान, आज तो मेरी गजब बेइज्जती हो गई। सारे काम फटाफट निपटाने के चक्कर में शिल्पा बाथरूम में साबुन पर पैर देकर फिसल जाती है और उसके बम पर पूरी तरह लग जाता है। अरे, मर गई मैं तो। अरे क्या कर रही है तू शिल्पा? घर के इतने से भी काम नहीं हो रहे क्या तुझसे? निकम्मी कही की। क्या माँ जी, आप भी कितनी पापी हो आप। अरे यहाँ पर मैं गिरी हुई हूँ और आप हो कि मुझे ताने दे रही हूँ। अरे तो हकीकत में भी गिरी हुई ही है। क्या कहा? कुछ नहीं, चल अपना हाथ दे, गधी कही की। उर्मिला का हाथ थामकर शिल्पा वहां से उठ जाती है। फिर बाम वगैरह लगाने के बाद उसे काफी आराम मिलता है। ये ले, ये काढ़ा बनाया है मैंने तेरे लिए। इसे पीने से तुझे तेरे दर्द से राहत मिलेगी। ओह गॉड, नहीं माँ जी, मैं ये काढ़ा बिल्कुल नहीं पीऊंगी। ज्यादा ना नुकुर मत कर, वरना मैं तुझे धो दूंगी। अब चुपचाप पी ले इसे, वरना तेरा दर्द ठीक नहीं हो पाएगा और तू घर के काम भी नहीं कर पाएगी। हे भगवान, यहाँ पर मुझे इतना दर्द हो रहा है और आपको अब भी काम की ही पड़ी है। कितने बुज़दिल हो आप माँ जी। अरे बकवास बंद कर अपनी, तू तो एकदम नाकारी है। अरे तेरी उम्र में मैंने अपने ससुराल में कितने सारे काम किए थे। पूरे 15 लोग थे मेरे ससुराल में। सबका खाना बनाना, घर की सफाई करना और भी ढेरों काम मैं अकेली ही करती थी। सुबह के 5 बजे उठा करती थी मैं और रात के 10 बजे तक मैं लगातार काम ही किया करती थी। और एक तू है, खाना बना भी रही है तो उसे जला दे रही है, सफाई भी कर रही है तो फिसल कर गिर पड़ रही है। अरे क्या है ये सब? तो फिर रानी को वापस लाइए ना। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। मुझे तो उस बेवकूफ लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कम से कम बताकर तो चली जाती ना। अगर वो तुझे बताकर जाती तो तू उसे छुट्टियां दे देती क्या? नहीं ना। अरे आज तेरी इस हालत की जिम्मेदार तो खुद ही है। तूने ही उसे ऐसे बिना बताए छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया है। अब क्या पता कि वह छुट्टी पर ही गई है या फिर गुस्से में आकर उसने तेरा काम ही छोड़ दिया हो। शुभ शुभ बोलिए ना माँ जी, रानी ऐसे कहीं नहीं जाएगी और वो हमारे घर पर काम करने वापस जरूर आएगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अगले दिन, तुम्हारा दर्द कम हुआ कि नहीं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सुमित, मेरी जिंदगी में से दर्द खत्म ही नहीं हो रहा। एक नौकरानी क्या चली गई, मेरी तो जिंदगी ही उजड़ गई है। चलो अच्छा है, अब रानी की गैर मौजूदगी में तुम्हें उसकी कीमत समझ आ रही है। अरे यार, फिर से वही बूढ़ी चाची की तरह भाषण शुरू मत करो अपना। यहाँ मेरा सर दर्द कर रहा है और तुम बस चौड़े होकर ज्ञान दे रहे हो, जबकि मुझे जरूरत मदद की है। माँ जी भी दिन भर घर में पड़ी ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी बेचारी बहू की थोड़ी मदद ही कर दे। तभी वहां पर उर्मिला आती है। अरे ओ मेरी बेचारी बहू, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बोलना। ऐसे डरपोकों की तरह पीठ पीछे क्यों बुराई कर रही है मेरी? माँ जी आप देखिए माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे चुप हो जा, तेरे सारे मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। मेरे बालों पर कोई सीमेंट नहीं गिरा है, बल्कि ये बाल तो जीवन भर के तजुर्बे से सफेद हुए हैं। हाँ तो फिर सही बात है कि आप इतनी भी बुरी नहीं हुई हो जो आप काम करने में मदद नहीं कर सकती मेरी। और अब जब तक रानी नहीं आ जाती तब तक तो आप मेरे छोटे मोटे कामों में मदद कर ही सकती हो ना। लेकिन नहीं, आपको तो बस ताने ही देना आता है। उसमें तो मानो आपने पीएचडी ही करके रखी है। बस करो शिल्पा, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? सॉरी सुमित, लेकिन माँ जी ने हरकतें ही ऐसी की हैं कि मैं अब क्या ही कहूँ। खैर, मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। अरे इतने दिन जब रानी काम कर रही थी तभी तो तूने जमकर आराम ही किया है ना। और एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपने ससुराल का सारा काम करे। अरे हमने भी किया है। और अपनी सास को काम देते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? तुझ जैसी बहू को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आज तो तूने ये बात कह दी,
लेकिन अगर आइंदा से ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, और फिर तू मेरा वो वाला रूप देखेगी जिसके दर्शन तूने आज तक नहीं किए हैं। ना तो मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है, ना ही बहस करने में। इसीलिए आप अपने उस रूप के दर्शन दूसरों को दिखाती बैठो, क्योंकि मुझे उसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे चल चल, खुद को कहाँ की हीरोइन समझती है राम ही जाने। भूतनी कही की। सेम टू यू माझी। इस तरह से सास बहू की बहस जारी रहती है और उनके बीच बेचारा सुमित सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर शाम के समय, देखो ना शिल्पा, जब से ये रानी गई है तब से ये टॉफी भी एकदम उदास बैठा है। ना तो इसने ठीक से खाना खाया है, ना ही ये मेरे साथ वॉक पर चलने के लिए तैयार है। अरे अब क्या करें हम। इसका सबसे ज्यादा लगाव रानी से ही था, क्योंकि वही उसे उसका खाना खिलाती थी और तो और वॉक पर भी वही लेकर जाती थी। मुझे माफ कर दो मेरे टॉफी बाबू, इधर आओ मम्मा के पास। लेकिन टॉफी शिल्पा के पास जाता ही नहीं। अरे अब इसे क्या हो गया। देखा शिल्पा, अब टॉफी भी तुमसे नाराज है, क्योंकि रानी के काम पर ना आने की वजह तुम ही हो। फिर एक दिन शिल्पा पड़ोस की नौकरानी धन्नो से बात करती है। अरे ओ धन्नो, रानी कहाँ पर गई है। ना तो वो मेरा कोई फोन उठा रही है, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। अरे उसे तो छोड़ ही दो, उसकी माँ भी मेरा फोन नहीं उठा रही। सब कुछ ठीक तो है ना। वो मुझे थोड़ी उसकी चिंता हो रही थी ना, इसीलिए पूछा मैंने। अरे काय को झूठ बोल रही हो मैडम, सब जानती है मैं। मेरे को रानी ने सब कुछ बताया है आपके बारे में, कि कैसे आप उसको छुट्टी नहीं देती हैं, और अगर उस बेचारी ने छुट्टी ले भी ली तो फिर बाद में आप उससे एक साथ काम करवाती हो या फिर पगार में से पैसे काट लेती हो। अरे लेकिन देखिए मैडम, वो आपके पास अब नहीं आने वाली, और ना ही यहाँ की कोई नौकरानी भी आएगी आपके पास, क्योंकि सबको पता चल गया है कि आप एक नंबर की नालायक औरत हो। क्या? हाउ डे यू। अरे अपनी ये इंग्लिश अपने पास ही रखो, मेंटल औरत। जा रही है मैं, लेकिन आइंदा से मेरे को बुलाने का नहीं, क्योंकि मेरे पास आपके जैसा फालतू का समय नहीं रहता। क्या? धन्नो बिल्कुल सही कहकर गई थी, तुझ जैसी को तो ऐसे ही सुनाना चाहिए। अरे अभी भी तेरी अकल ठिकाने पर नहीं आई क्या। अब शिल्पा को पहले से और भी ज्यादा परेशानी होने लगती है। फिर एक रोज जब सुमित के बॉस डिनर पर घर आते हैं, तभी, अरे सुमित, ये खाने का स्वाद बदला बदला सा क्यों लग रहा है। किसने बनाया है ये खाना। वो दरअसल ये खाना मेरी बीवी शिल्पा ने बनाया है सर। अरे क्या तुम भी सुमित, मैंने सोचा कि आज तुम्हारे घर की नौकरानी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, लेकिन वो तो है ही नहीं। और तुम्हें पता है, आज तो मैं तुम्हें प्रमोशन देने के मूड में था, लेकिन अब ये खाना खाकर मेरा मूड ही चला गया। क्या? आई एम रियली सॉरी सर। वो दरअसल, अरे कोई बात नहीं, अब खाना दिया है तुमने तो खा ही लेते हैं। वैसे ये भी कोई बुरा खाना नहीं है, लेकिन उसके हाथ के खाने की बात तो कुछ और ही थी। शिल्पा को बहुत पछतावा होता है। फिर एक दिन अचानक से रानी का वॉइस मैसेज आता है। देखो मैडम, मैं आने को आ जाएगी, लेकिन मेरे को हर संडे छुट्टी चाहिए। और हाँ, महीने में एक दिन रानी दिवस होना चाहिए, जहां मैं काम कम और ज्यादा आराम करूंगी। और हाँ, मेरे को अगर छुट्टी चाहिए रहेगी तो मैं आपको 10 से 15 दिन पहले ही बता देगी, और आपको उस छुट्टी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। देखिए, मैं कोई मशीन वशीन नहीं है, मैं भी एक इंसानी छे, इसीलिए मेरे को भी ब्रेक लेना पड़ता है, ताकि मैं भी अपने परिवार, बॉयफ्रेंड और सहेलियों के साथ घूम फिर सकूं और खूब एंजॉय कर पाऊं। हे भगवान, इसकी कितनी सारी फरमाइशें हैं। जाने दो ना शिल्पा, अपना लो उसकी फरमाइशों को। अब और हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण यहाँ पर कोई और काम वाली काम करने आ ही नहीं सकती। हाँ सुमित, शायद तुम सही कह रहे हो। शिल्पा रानी की फरमाइशें स्वीकार करती है और अब वो उसके वेलकम के लिए घर से जाती है
और एक वेलकम बैक वाला केक भी बनाती हैं। क्या बात है, इतनी सारी तैयारियां, और वो भी रानी के लिए। हाँ माँ जी, अब इतनी मुश्किल से वो वापस आ रही हैं, इसीलिए अब से मैं उसके साथ अच्छे से पेश आऊंगी, ताकि वो दोबारा बिना बताए गायब ना हो जाए। बहुत अच्छा किया रानी ने, क्योंकि तुझ जैसे उल्टी खोपड़ी वाली औरत को इसी तरह से सीधा किया जा सकता है। बेल बजी माँ जी, बेल बजी। लगता है रानी आ गई। लेकिन जब शिल्पा दरवाजा खोलती है, तभी वहां पर धन्नो खड़ी होती है। वेलकम बैक रा। अरे धन्नो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे हम तो आज रानी का वेलकम करने वाले हैं। मैं आपको उसके इस बारे में बताने को आईली है कि वो आज काम पर नहीं आएगी। उसने छुट्टी ली है आज, तो आप उसका वेलकम कल को करना। क्या? बहुत तंग किया था ना तूने रानी को पहले, अब उसकी बारी। धन्नो की बातें सुनकर शिल्पा अपना सर पकड़ लेती है। ये लो पुष्पा बहन, मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी है। आपको सहपरिवार आना है, वो भी सारे रस्मों में। भरा हुआ शगुन का लिफाफा और ढेर सारी तोहफे लेकर। जी जी मेनका बहन, क्यों नहीं आएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि आपकी बेटी की शादी तय हो गई। धन्यवाद पुष्पा बहन, मेरी बेटी तो आप ही की बेटी है। वैसे अभी समय आ गया है, आपकी सोनाली के हाथ भी पीले कर दो अब। और कितना रुकाओगी उसे यहाँ पर? सही उम्र में शादी कराओगी, तब जाकर आगे घर गृहस्थी भी सही तरह से बसेगी। वरना आजकल के नखरे तो आपको पता ही है, सारी लड़कियों का देर से शादी करने का नाटक जो चल रहा है। हाँ मेनका बहन, जानती हूँ मैं भी अपनी सोनाली के लिए अच्छे घर का ही रिश्ता देख रही हूँ। और अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा रिश्ता हो ना, तो मुझे बता देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। और आप चिंता मत कीजिए, सोनाली का भाग्य का जिम्मा आप मेरे हवाले सौंप दो। मैं आपकी, मेरा मतलब हमारी सोनाली के लिए अच्छे से अच्छा लड़का चुनकर लाऊंगी, देखना आप। शुक्रिया मेनका बहन। फिर मेनका के जाने के बाद, देख सोनाली बेटा, मेनका बहन की बेटी का शादी का कार्ड भी आ गया। अरे अब तो मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब तेरी शादी के कार्ड छपेंगे। फिर मैं भी मेनका बहन की तरह खुशी से झूमते हुए पूरे मोहल्ले में तेरे कार्ड बांटूंगी। ओफो माँ, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। फिर से शुरू मत हो जाइए मतलब? ज्यादा बकवास मत कर, वरना मैं तेरे कान के नीचे सितार बजाऊंगी। फिर तेरी सारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। देख बेटा, मैंने मेनका से कह दिया है कि वो तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे, फिर उसी से तेरी शादी कराएंगे। अरे माँ, क्या अभी आप मेरे ऊपर हमेशा राशन पानी लेकर क्यों चिढ़ जाती हो? देखिए, फिलहाल मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। पहले मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है, फिर उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। अरे तेरे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होने वाला, बड़ी आई करियर बनाने वाली। अरे कब से यही बोली जा रही है, और कितने लंबे समय से करियर बना रही है तू। मुझे तेरे सारे नाटक पता है। करियर के नाम पे बस तू टाइम पास कर रही है, और कुछ नहीं। आप तो मेरी बात सुनने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। रुको, अब तो मैं सीधे पापा से ही बात करूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ इस तरह से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती माँ। तेरे पापा को ही ना? जा, नहीं तो एक काम कर, उनके पापा को भी बुला ला। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं तेरे नखरे सहन नहीं करने वाली, और ना ही तेरे पापा को करने दूंगी। क्योंकि अब बस बहुत हो गया तेरा नाटक। जरा अपनी उम्र भी देख। सोनाली अब बुरी तरह फंस जाती है। अरे क्या बात है सोनाली, चल अब तेरा भी नंबर लग ही गया है शादी के लिए। कांग्रेट्स बहन। अरे क्या कांग्रेट्स यार, मेरे तो दिमाग का दही हो गया है। मुझे शादी नहीं करनी यार, मैं जैसी हूँ वैसी ही सही हूँ। अरे शादी होने के बाद पूरे ससुराल का टेंशन कौन झेलेगा? और तू भी तो यही कहती है ना कि शादी के बाद नया नया सब कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं,
वैसे वैसे एक दूसरे की शक्ल से भी चिढ़ होने लगती है। हाँ यार, ये बात तो सच है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे मेरे साथ हुआ है ठीक वैसे ही तेरे साथ भी हो। क्या पता तुझे कोई अच्छा पति मिल जाए और ऐसा ससुराल मिले जो तुझे बिल्कुल अपना दूसरा मायका ही लगे। नहीं यार झिलमिल, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ ली है। शादी के कुछ ही सालों बाद हर किसी की जिंदगी बिल्कुल किसी निचोड़े हुए नींबू की तरह हो जाती है, और ऐसी जिंदगी मुझे हरगिज नहीं जीनी बाबा। यार सोनाली, तू अगर इतना ही दिमाग अपने करियर में लगा देती तो आज शायद तू कुछ बन भी जाती। देख बहन, इतना दिमाग मत लगा, जो होगा अच्छा ही होगा। जरा भगवान पर भरोसा रख बहन। यू नो व्हाट चिलमिल, तू ना चली जा यहाँ से। उससे तो आज मुझे एकदम नानी और दादी वाली वाइब्स आ रही है। अरे लेकिन, अरे क्या लेकिन, तू मेरी हालत समझे बिना ही मुझे बड़े बुजुर्ग की तरह सलाह दे रही है। पहले तो बोलती थी कि शादी कर ही मत, और अब तू मुझे ये बोल रही है। अरे तेरे दिमाग पर दौरा पड़ गया है क्या? अरे पागल लड़की, वैसी कोई बात नहीं है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। अरे ये सब तो बस किताबी बातें हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है। ओह, तुझे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। रहने दे, जो करना है कर ले, वरना तुझे समझाते समझाते कहीं मैं ही पागल ना हो जाऊं। फिर कुछ दिनों के बाद मेनका सोनाली के लिए एक सरकारी नौकरी वाले लड़के का रिश्ता लेकर आती है, और वो लड़के वाले सोनाली को देखने आते हैं। निर्मला जी, इंद्रेश जी, लीजिए ना, ये आम पन्ना है, इसे पीकर आपको राहत मिलेगी। जी बहन जी, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। सोनाली ने बनाया है क्या? अरे नहीं अंकल, ये तो माँ ने ही बनाया है, और ये खाना वगैरह बनाना मुझे तो नहीं आता। क्या? लेकिन आपने तो ये कहा था कि आपकी बेटी खाना भी बना लेती है। तो फिर मैं ये क्या सुन रही हूँ पुष्पा जी? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल मेरी बेटी सोनाली है ही ऐसी। ये खुद की तारीफ खुद कभी नहीं करती, बड़ी शर्मीली सी है। अरे आपको पता नहीं है, लेकिन इस पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, इसीलिए मेरी बेटी बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ बहन जी, हमारी बेटी भले ही मॉडर्न दिखती हो, पर संस्कारों से भरपूर है। जी, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जिगर और आपकी सोनाली की जोड़ी एकदम अच्छी लगेगी। हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर बाद में दोनों के माता पिता उन्हें अकेले में बात करने के लिए समय देते हैं। और तभी तो, इससे पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही क्या? जी नहीं, मैंने पहले से ही ठान लिया था कि मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा और सीधे शादी ही करूंगा, क्योंकि मुझे तो बस अपने करियर पर ध्यान देना था। अरे वाह, आपकी सोच तो बड़ी अच्छी है। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है क्या? यही सही मौका है, जितना खुद के बारे में बुरा बोल सकती है बोल दे, ताकि ये उल्लू का पट्टा मुझे मना करे। माँ ने तो बाहर मेरी तारीफों के पुल बांध लिए हैं, पर अब इसके सामने मैं अपने आप को सर से पांव तक बदनाम कर दूंगी। अरे क्या हुआ सोनाली जी, आप शांत क्यों बैठी हो? जी वो मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, और एक के साथ तो मैंने शादी, हनीमून, बच्चे तक के सारे सपने देख लिए थे, लेकिन उसके साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया। गिन चुनकर लगभग, हाँ, 15 से 20 लड़कों के साथ चक्कर चालू था मेरा। क्या? 15 से 20 लड़के? हाँ, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि अब मुझे शादी करके सेटल होना है, इसलिए अब जो भी हो, आप ही हो मेरे पति, मेरे परमेश्वर, सब कुछ। क्या बात है, सुनकर अच्छा लगा। जी, पुष्पा आंटी कह रही थी कि आपके हाथ का स्वाद कमाल का है, और तब से मैं आपके हाथ का खाना खाने के लिए बहुत बेकरार हूँ। अरे बाबा, ये माँ भी ना, उन्होंने तो बस वो हैवी ही कह दिया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे खाना बनाना तो क्या,
मुझे तो घर का कोई भी काम नहीं आता और मैं तो बस एक ही काम में माहिर हूँ और वो है आराम फरमाना। क्या? हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। शादी के बाद मैं एक सर्वगुण संपन्न बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, चलिए मैं आपको मेरा कमरा दिखाती हूँ। वैसे सॉरी हाँ, मेरे कमरे में काफी सारे हॉट हॉट हीरोज की फोटो लगी हुई है और कमरा भी काफी बिखरा हुआ है। वैसे आपको पता है, मुझे स्टाइलिश और छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। क्या? चलो अच्छा है, इसकी बोलती तो बंद पड़ रही है। बस ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए, बस इतनी सी कृपा कर देना भगवान जी। वैसे कोई बात नहीं, आप बाहर से भले ही जैसी भी हो, लेकिन अंदर से आपका मन एकदम अच्छा है। आपके विचार भी कितने अच्छे हैं और आपने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला, वरना आजकल की लड़कियां तो बहुत झूठ बोलती है, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और मुझे सारी सच्चाई बता दी और मुझे आपकी यही बात बहुत अच्छी लगी। जी, शुक्रिया। सोनाली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो खुद को जिगर की नजरों में पूरा बना सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके बाद वो अपना सर पकड़कर बैठती है। माँ पापा तो मानो मेरी शादी को लेकर पागल हो गए हैं। नहीं नहीं, मुझे उस लड़के के साथ शादी नहीं करनी। अरे वो तो दिखने में इतना अच्छा भी नहीं है, अलग से ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। अरे तो पागल है क्या सोनाली? तुझे एक सरकारी नौकरी वाला पति मिल रहा है और क्या चाहिए तुझे? अरे वो चाहे जो भी हो, ये तो सरकार का नौकर ही ना। अरे मुझे तो कोई ऐसा लड़का चाहिए जिसका खुद का अपना बिजनेस हो और वो एकदम अमीर हो, मेरे हाथ के नीचे 10 नौकर हो और मुझे घर का कोई काम करने की जरूरत भी ना पड़े। तू भी सोच, क्या लाइफ होगी मेरी। तू पागल हो गई है सोनाली। ज्यादा की चाह में जो मिल रहा है ना, उसे भी एक दिन खो बैठेगी तू। अरे नहीं चिलमिल, अगर मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर हैंडसम बिजनेसमैन से ही करूंगी, वरना सलमान खान और रेखा जी की तरह मैं भी जिंदगी भर सिंगल रहने के लिए तैयार हूँ। ये भगवान, तेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब सोनाली जानबूझकर नखरे करने लगती है ताकि वो शादी टूट सके। क्या कहा? डिजाइनर लहंगा, वो भी 1.5 लाख रुपए का? हाँ आंटी, मुझे तो वही लहंगा चाहिए। हम तो जिंदगी भर कंजूसी ही करते रहते हैं, कम से कम शादी तो बड़ी करनी ही चाहिए ना। पर हाँ, जिस मेहंदी आर्टिस्ट ने कैटरीना कैफ के हाथ में मेहंदी लगाई थी ना, मुझे भी अपने हाथों पर उसी आर्टिस्ट से अपनी मेहंदी करवानी है। प्लीज हाँ आंटी जी, वो भी अरेंज करा देना। मगर सोनाली, ठीक है बेटा, हो जाएगा। जो भी तुम चाहती हो ना, सब वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच आंटी। तुम लोग तो बस देखते ही जाओ कि कैसे डिमांड पे डिमांड कर करके मैं तुम सबके नाक में दम कर दूंगी, जिसके बाद तुम सबको ना चाहकर भी ये रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। फिर निर्मला और इंद्रेश सोनाली को भेंट स्वरूप 1.5 लाख का लहंगा दे देते हैं और साथ ही मेहंदी आर्टिस्ट भी सोनाली की ही पसंद की बुक कराते हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ साथ सोनाली अपनी मांग पे मांग बढ़ाने ही लगती है। ये सब क्या है सोनाली? अरे तुझे लाज शर्म है या सब छोड़ के बैठ गई है तू? अरे अभी तक तेरी उस घर में शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तू इतने हक के साथ अपने ससुराल वालों से इतना सब कैसे मांग सकती है? अरे दहेज लड़की वाले देते हैं, लेकिन यहाँ तो ये लड़की लड़के वालों से सब लूट रही है। अरे वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे बेटा? कुछ तो सोच इस बारे में। ओफो माँ पापा, अब इसमें सोचने वाली क्या बात है भला? और ये मेरा हक है तो मैं तो मांगूंगी ही ना। वैसे भी मुझे शादी बड़े पैमाने पर करनी है और आपको तो पता ही है ना कि मैं तो इसके पहले तैयार भी नहीं थी, और इतनी मिन्नतों के बाद जब मैं तैयार हो गई हूँ तो प्लीज अब आप मुझे अपनी मर्जी से करने दीजिए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। वही दूसरी तरफ, अरे माँ पापा, आप दोनों तो हर रोज पानी की तरह पैसे बर्बाद कर रहे हो
और उस सोनाली की मांग तो बढ़ती ही जा रही है। शगुन के तौर पर जो जो देना था वो तो आपने दे दिया है, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप दोनों शादी तक सारे पैसे खर्च कर दोगे। हाँ निर्मला, जिगर एकदम सही कह रहा है। अरे आप दोनों चुप रहिए। इतनी अच्छी बहू हमें कहाँ पर मिलेगी? माना कि उसमें थोड़ा बचपना भरा हुआ है, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि कहाँ पर किस तरह से पेश आना चाहिए। लड़की बहुत ही सूझबूझ वाली है और इसीलिए मैं भी उसकी हर एक मांग बिना सोचे ही पूरी कर रही हूँ। फिर एक रोज, क्या ये तुम क्या कह रही हो बेटा? इन वक्त पर हम डेस्टिनेशन वेडिंग कैसे अरेंज कर सकते हैं? माफी चाहती हूँ आंटी, लेकिन शादी तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है ना। और मेरा तो हमेशा से यही सपना था कि एक दिन मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग हो। इतने दिनों से तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे तो ये लगा था कि आप लोग शादी किसी अच्छी जगह पर कराने का प्लान बना रहे हो। लेकिन अब जब मुझे पता चला कि हमारी शादी तो घर के ही मंडप में होने वाली है, तब तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। पर बेटा, पर वर कुछ नहीं आंटी। और प्लीज आंटी, मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग ही करनी है, वरना आप अपने बेटे के लिए कोई और बहू ढूंढ लीजिए। इस तरह से सोनाली जानबूझकर निर्मला को धर्म संकट में डाल देती है। फिर अगली सुबह, अरे सोनाली बेटा, निर्मला बहन जी का कॉल आया था। अरे वाह, पक्का ये कॉल रिश्ता तोड़ने के लिए ही आया होगा, क्योंकि कल जिस तरह से मैंने उनसे बात की थी उस हिसाब से तो वो ये रिश्ता पक्का तोड़ देगी। उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान स्वीकार कर लिया है और अब तो तुम दोनों की शादी एकदम धूमधाम से होगी, वो भी तेरी पसंद की जगह पर। तब बात है सोनाली, तेरी यही चाहत थी ना कि तेरी शादी एकदम बड़ी हो। देख बेटा, ऊपर वाले ने तेरी सुन ली। हाँ पापा। इस तरह से अंत में सोनाली अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाती है और अब उसे ना चाहकर भी जिगर से शादी करनी ही पड़ती है। जास्मीन रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी वहां पर उसकी सास अनुजा आ जाती है। अरे बहू, आज मुझे रोटी सब्जी नहीं खानी। एक काम कर, तू अपने और विवेक के लिए ही खाना बना ले, लेकिन मेरे लिए पतली और सादी वाली दाल खिचड़ी बना दे। ओफो माँ जी, अब इतना अच्छा खाना बना है आज, उसमें भी आप मुझसे दाल खिचड़ी बनवाना चाहती हो? हाँ बहू, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है माँ जी, बना दूंगी और गर्मा गर्म ही दे दूंगी आपको। दोनों आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी अनुजा की नजर सामने की खिड़की पर जाती है। अरे बहू, वो देख, वो हमारी नई पड़ोसन है जो कि कब से हमारी ही खिड़की की तरफ देख रही है। हाँ माँ जी, शायद वो किसी सोच में होगी, जाने दीजिए ना, नई नई आई है, ऊपर से वो अकेली ही रहती है। गजब है। अनुजा और जास्मीन की नई पड़ोसन का नाम शेफाली होता है और शेफाली उस शहर में नौकरी करने के लिए आई होती है, जिस कारण वो अकेली ही रहती है। हा, जब से मैं यहाँ पर रहने आई हूँ तब से हर रोज मेरे सामने वाले पड़ोसियों के घर में कितनी अच्छी खुशबू आती है। सच में इस खाने की सुगंध से तो मुझे मेरे घर की याद आती है। ऐसे ही एक रोज, वाह वाह, लगता है आज ये लोग पाव भाजी बना रहे हैं। मेरे तो मुंह में अभी से पानी की बाढ़ आ रही है। एक काम करती हूँ, मैं भी पाव भाजी ऑर्डर करती हूँ। फिर शेफाली रेस्टोरेंट से पाव भाजी मंगवा कर खाती है। अब वो ऐसे ही हर रोज अपनी खिड़की से जास्मीन को खाना बनाते हुए देखती रहती है। ऐसे ही एक शाम, जब जास्मीन अपने आंगन में दिया लगा रही होती है, तभी वहां शेफाली भी अपने घर के गेट पर खड़ी होती है। हेलो, तुम इस शहर में नई हो क्या? हाँ, मेरी अभी अभी शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर। अरे वाह, वैसे तुम अकेली कैसे रह लेती हो? खाना पीना काम करना, इन सब में तुम्हें दिक्कतें नहीं होती क्या? होती है ना, पर अब क्या करें, खाना भी रोज बाहर से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। बस नूडल्स ही उबालने आते हैं मुझे, और थोड़ी मीठी कड़वी चाय भी बना लेती हूँ मैं। अच्छा, पर आपके हाथ के खाने का स्वाद एकदम मस्त होगा, है ना?
सब तो यही कहते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अब इसमें पता ना लगने वाली क्या बात है? आपके खाने की खुशबू तो मेरी घर की खिड़की तक आ जाती है, और उस खुशबू को सूंघकर मुझे मेरी माँ के हाथ के खाने की याद आती है। अरे रे रे रे! तो एक काम करो, आज तुम मेरे ही घर पर खाना खाने आ जाओ। क्या? अरे नहीं नहीं, इतना अजीब लगेगा वो। वैसे पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे इसमें क्या अजीब लगना है भला? तुम थोड़ी ना कोई अनजान हो। तुम्हें तो मैं पिछले एक हफ्ते से देख रही हूँ, और तुम अब हमारी पड़ोसन हो। चलो अंदर चलो और गर्मा गर्म खाना खा लो। फिर जास्मीन शेफाली को अंदर लेकर जाती है। ये रही मेरी सास, और ये मेरे तेवर जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। नमस्ते विवेक, मेरा नाम शेफाली। नाइस नेम। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग बैठकर बातें करो, तब तक मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। शेफाली अब अनुजा और विवेक के साथ बातचीत करती है, और फिर वो चारों मिलकर साथ में खाना भी खाते हैं। ओ माय गॉड, क्या खाना बनाया है यार! सच में दिल खुश हो गया जास्मिन। थैंक यू शेफाली। तुम्हें तो मास्टर शेफ में जाना चाहिए, और वो शो तुम जरूर जीतोगी। देखना तुम। क्या तुम भी शेफाली? अब इतना भी अच्छा नसीब नहीं है मेरा। और क्या करना है शो जीतकर? अपनी घर गृहस्थी संभाल ले, वही बहुत है। वैसे जास्मिन, तुम्हारे पति वो यहाँ पर नहीं रहते क्या? मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, तब से मैंने केवल तुम्हें, आंटी जी और विवेक को ही देखा है। हाँ शेफाली, मेरे पति हमारे साथ नहीं रहते। वो दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए वो वहीं पर रहते हैं, अपने परिवार से दूर, जैसे तुम रहती हो। अच्छा, उनके मन पर क्या गुजरती होगी, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि परिवार ही हर व्यक्ति की ढाल होती है, और परिवार के बिना हर कोई अधूरा है। सो तो है, हम तीनों हैं एक दूसरे के लिए, और वहां पर वो अकेला ही रहता है। ये काम भी इंसान से क्या क्या करवाता है। पहली ही मुलाकात में शेफाली और उन दोनों की काफी अच्छी बातचीत होती है, लेकिन शेफाली के जाने के बाद, क्यों रे बहू, तू क्या बहुत सयानी हो गई है क्या? अरे माँ जी, क्या हुआ है आपको? अचानक से आप ये क्या बोल रही हो? तो फिर तूने उस नई पड़ोसन को यहाँ पर कैसे बुलाया? मेरी अनुमति ली थी क्या तूने? अरे माँ जी, वो उसे मेरे हाथ के खाने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज उसे खाने पर बुला लूं। वाह, मतलब अब इस घर के सारे फैसले तू लेगी? अरे नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात है। देख जास्मिन, आज तो तूने उसे मुझसे बिना पूछे बुला लिया, लेकिन आइंदा से घर के अंदर किसी को भी बुलाने से पहले तू मेरी अनुमति लिया करेगी, समझी कि नहीं? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। फिर अगली सुबह जब जास्मिन रसोई में आलू के पराठे बनाती है, तभी शेफाली दूर से ही चिल्लाती है, अरे जास्मिन, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हो? आलू के पराठे बना रही हूं मैं। अच्छा जास्मिन, अगर बुरा ना मानोगी तो क्या मुझे एक बनाकर दे सकती हो क्या तुम? अरे आज तो दूध वाला भी दूध छोड़कर नहीं गया है, तो थोड़ी सी चाय भी मिल जाती तो और अच्छा हो जाता। अरे कोई बात नहीं शेफाली, मैं चाय और पराठे अभी बना कर लाती हूँ। फिर जास्मिन शेफाली के घर जाकर उसे चाय और पराठे दे देती है। माफ करना जास्मिन, सुबह सवेरे मैंने तुम्हें इतनी दिक्कत दे दी। अरे पागल हो क्या? इसमें कैसी दिक्कत हुई भला? और तुम्हें अब जब भी खाने का मन करे तो मुझसे बेझिझक होकर मांगना, मैं तुम्हें बनाकर दे दूंगी। थैंक यू सो मच जास्मिन, तुम बहुत अच्छी हो। यू आर वेलकम शेफाली। अच्छा, मैं अब जा रही हूँ। अगर और पराठे चाहिए हो तो मुझे बोल देना, मैं लाकर दे दूंगी तुम्हें। ठीक है जास्मिन। जास्मिन घर वापस चली जाती है और अपना बाकी का काम करने लगती है, और ये सब अनुजा ने देख लिया होता है, इसीलिए वो बहुत गुस्सा होती है। अब गुजरते समय के साथ साथ जास्मिन और शेफाली की बातचीत भी बढ़ जाती है, और वो दोनों एकदम सहेलियों की तरह बन जाती है। ऐसे ही एक दिन
शेफाली बिना बुलाए ही जास्मिन के घर खाना मांगने चली आती है। मैं जानती हूँ जास्मिन कि आज तुम बटर चिकन बना रही हो और इसकी खुशबू मेरे घर तक आ रही है। इसलिए मैं थोड़ा सा बटर चिकन मांगने चली आई तुम्हारे पास। अरे कोई बात नहीं शेफाली, बैठो, तब तक मैं खाना डब्बे में पैक कर देती हूँ। ठीक है जास्मिन। वैसे विवेक, चलो ना, मुझे पूरा घर दिखाओ। मैंने सिर्फ बाहर से ही देखा है, जरा अंदर से भी देख लूं। हाँ शेफाली, क्यों नहीं। फिर विवेक शेफाली को पूरा घर दिखाने लगता है और वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं। हाँ शेफाली, मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता हूँ। और तुम? मैं रौनक ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करती हूँ। एचआर हूँ मैं वहां पर। अरे वाह। उन दोनों को साथ में देखकर अनुजा का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर जब शेफाली बटर चिकन लेकर चली जाती है तभी, ये सब क्या है जास्मिन? यहाँ पर हमने क्या भंडारा खोल के रखा है क्या, जो हर रोज उस पड़ोसन शेफाली को तुम खाना देती रहती हो? तेरे मायके वालों ने हमें कोई मुफ्त का राशन नहीं दिया है। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अरे चुप हो जा। दोस्ती यारी करने का कुछ ज्यादा ही चस्का लगा है तुझे और इसीलिए तू उसे खाना देती रहती है। अरे तेरे से बार बार खाना देने के कारण ही वो भी अब बेशर्मों की तरह रोज रोज खाना मांगने चली आती है। निकम्मी कही की। लेकिन माँ जी, अगर एक व्यक्ति को थोड़ा सा खाना दे दिया जाए तो हमारा कौन सा राशन खत्म होने वाला है? और वो बेचारी शेफाली तो अकेली रहती है, इसीलिए मैं उसे खाना देती हूँ। कितनी अच्छी है वो। और वो कोई आपके सहेलियों की तरह नहीं है, जो सिर्फ बाहर से अच्छी है, जो कि अंदर से एकदम बुरी है। अरे मेरी सहेलियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन ऐसे निर्लज्ज बनकर खाना मांगने मेरे दरवाजे पर चली नहीं आती। ऐसे ही एक शाम जब अनुजा घर पर नहीं होती तभी, क्या बात है भाभी, चाय के साथ गर्मा गर्म कचौरियां, आज तो मजा ही आएगा। हाँ देवर जी भर कर खाइए। वैसे शेफाली को भी देना है मुझे, लेकिन कहीं यहाँ पर माँ जी ना आ जाए। इतना मत सोचिए भाभी, वैसे भी माँ मंदिर गई है और उन्हें घर आने में अभी काफी समय बाकी है। एक काम कीजिए, शेफाली को जाकर ये कचौरियां देने की जगह आप उसे ही यहाँ पर बुला लीजिए। हाँ, यह आइडिया एकदम मस्त है। मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। फिर जास्मिन शेफाली को घर पर बुलाती है और वो तीनों मस्त मजे से कचौरियां खाते हैं। लेकिन उतने में वहां पर अनुजा आ जाती है और उसे देखते ही सबके गले का निवाला अटक ही जाता है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर? मेरा मतलब आप तो मंदिर गई थी ना, और आप तो वहां से 6 बजे तक आ जाती हो, तो फिर आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्यों, गलती कर दी क्या मैंने कोई? वापस जाओ। अरे नहीं माँ जी, आइए ना आप भी, मैंने कचौरियां बनाई हैं। हाँ माँ, जल्दी आओ। कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों ही खाते बैठो और पड़ोसियों को ही खिलाओ। और तो कोई काम धाम नहीं है तुम दोनों को, और जो मुफ्त में खाना खाने आते हैं उन्हें भी कोई लाज शर्म नहीं है। इतना कहकर अनुजा अपने कमरे में चली जाती है। शेफाली, प्लीज माँ की बातों का बुरा मत मानना। हाँ शेफाली, अब उनकी उम्र हो चली है, इसीलिए वो ऐसी ही बड़बड़ाती रहती है और छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बनाती है। अरे तुम दोनों को इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। इट्स ओके। फिर 2 दिनों के बाद विवेक का जन्मदिन होता है और इस अवसर पर जास्मिन उसके लिए ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाती है। हैप्पी बर्थडे विवेक, ये लो, तुम्हारे लिए लाया ही मैंने। थैंक यू सो मच शेफाली, लेकिन इस तोहफे की क्या जरूरत थी? अरे क्या जरूरत थी से क्या मतलब है तेरा? हमारे घर का खाना तो वो मस्त दबाकर खाती है, फिर उसे गिफ्ट तो लाना ही चाहिए ना। सही किया शेफाली, ऐसे ही कभी कभार मेरे लिए भी कोई तोहफा लाया कर। माँ, क्या अभी? फिर बर्थडे पार्टी के बाद विवेक और शेफाली दोनों बाइक पर घूमने चले जाते हैं। क्या कहा? वो पड़ोसन मेरे विवेक के साथ गई है, वो भी बाइक पर? हाँ माँ जी, वो सारी आइसक्रीम खत्म हो गई थी ना, और अब हम चारों के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए देवर जी और शेफाली दोनों आइसक्रीम लाने गए हैं। ये लड़की सही नहीं है जास्मिन,
अरे ये खाने की आड़ में मेरे बेटे पर डोरे डालने आती है, लेकिन मेरा भोला और मासूम बेटा इस बात को समझ ही नहीं पा रहा। क्या? ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? शेफाली ऐसी लड़की नहीं है। वो भी हमारी तरह एक अच्छे घराने से आई है। तो प्लीज उसके बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलिए। अरे चुप हो जा तू। और ये सब तेरे कारण ही हो रहा है। तूने ही उसे सर पर चढ़ा के रखा है, जिस कारण वो अब इस घर में कभी भी आ जा सकती है। अरे तू नहीं समझती ऐसी लड़कियों को, बड़ी तेज तर्रार होती है ऐसी लड़कियां। फिर जब बाद में विवेक घर आता है, तभी अनुजा उसे भी शेफाली से दूर रहने के लिए कहती है। ओ गॉड माँ, शेफाली और मैं तो केवल अच्छे दोस्त थे, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ, पर उस शेफाली का कोई भरोसा नहीं कि वो कब तुझे अपने झांसे में फंसा ले। कोई कुछ नहीं बता सकता, इसलिए तू तो उससे दूर ही रहा कर। अच्छा ठीक है माँ। फिर ऐसे ही एक रोज जब शेफाली उनके घर पर खाना मांगने आती है, तभी वो घूमते घूमते अनुजा के कमरे में चली जाती है और ये देखकर अनुजा बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये लड़की तो अभी अभी सोफे पर बैठी थी, तो फिर कहाँ पर चली गई है? फिर अनुजा अपने कमरे में चली जाती है। तभी वो शेफाली को अलमारी पर हाथ लगाते हुए देखती है। ए लड़की, रुक जा, चोरनी कहीं की, सत्यानाश हो तेरा। तभी वहां पर जास्मिन भी आ जाती है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये देख, ये लड़की मेरी अलमारी में से पैसे चुराने आई थी यहाँ पर। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना तुझसे कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। अरे खाना मांगना तो बस एक बहाना है, लेकिन ये लड़की तो यहाँ पर चोरी करने के हिसाब से आती थी। बस आंटी जी, जो मन में आता है आप बोले जा रही हो। और नहीं तो क्या माँ जी, कभी तो आप कहती हो कि देवर जी पर डोरे डालने आती है और कभी कहती हो कि चोरी करने आती है। पर ये अकेली है तो क्या हुआ, ये भी किसी घर की बेटी ही है ना, तो इस बात का थोड़ा तो लिहाज कीजिए माँ जी। मैं तो सोफे से उठकर रसोई में जा रही थी जास्मिन को खाना बनाते हुए देखने के लिए, लेकिन उतने में मेरी नजर आपके कमरे की खिड़की और अलमारी पर पड़ी, तो देखा कि दोनों भी खुले हुए थे। आजकल मोहल्ले में कितनी चोरियां बढ़ चुकी हैं, इसीलिए मैंने फौरन खिड़की बंद की और मैं अलमारी भी बंद करने जा ही रही थी कि तभी वहां पर आप आ गई और आपने उस बात का गलत मतलब निकाला। देखिए आंटी जी, मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसे आप समझती हो। आप बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोल सकती हो। ठीक है, हो सकता है कि मुझे गलतफहमी हुई हो और मैं इस बात को मानती भी हूँ, लेकिन अब से तू मेरे घर में रोजाना नहीं आएगी। और अगर तुझे खाना चाहिए तो जास्मिन तुझे हर रोज डब्बा दिया करेगी, लेकिन उसके तुझे हमें पैसे देने होंगे। अरे माँ जी, खाने के लिए ऐसा तो मत बोलिए ना। नहीं जास्मिन, इट्स ओके। अगर आंटी जी यही चाहती है तो यही सही। अब से मैं रोजाना तुमसे टिफिन लूंगी और महीने के अंत में पैसे भी दिया करूंगी। एकदम बराबर। फिर उस दिन के बाद से शेफाली जास्मिन से रोजाना डब्बा लेने लगती है और वो उनके घर पर आना जाना भी कम कर देती है।